सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी आइसली द गॉड का एपिसोड नंबर 14। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कांगनान सिटी में एंशिएंट चर्च और नाइट वॉच की टीम में जंग शुरू हो गई थी। इसी दरमियान लिनक्यू का मुकाबला हुआ रोजिन के साथ। रोजिन अपने पपेट्स के साथ मिलकर लिनक्यू को मारने की कोशिश कर रही थी। इतना ही नहीं, उसने तो कई सारे लोगों को अपनी स्ट्रिंग से जकड़ा हुआ था, मगर वो उन लोगों को मार पाई इससे पहले लिनक्यू ने उसे निपटा दिया। और अब लिनक्यू का अगला ओपोनेंट है लीजा, जिसके पास बहुत ही खतरनाक पावर्स है। और उसकी खास बात ये है कि वो लिनक्यू के एक्शंस को काफी हद तक फ्रीज कर पा रही थी। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि लिनक्यू ने लीजा के साथ जबरदस्त फाइट करना शुरू कर दी। लेकिन जब भी लीजा लिनक्यू के पास आती है, उसकी सारी एक्शन काफी स्लो हो रही थी। हालांकि लिनक्यू उस नम होने वाली फीलिंग को अपोज करते हुए बार बार उसके अटैक से बचता जा रहा था, मगर लीजा उस पर पूरी तरह से डोमिनेट कर रही थी। तो लिनक्यू समझ जाता है कि वो लीजा का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि लीजा खुद एक डिवाइन एजेंट थी। इसलिए लिनक्यू अपनी एक और सोर्ड को समन कर लेता है, जिसकी मदद से लिनक्यू भी उसे तगड़ी टक्कर दे रहा था। जो देखकर लीजा कहने लगी कि अब तो मुझे अपनी तीनों सिस्टर्स की मदद लेनी ही पड़ेगी। वाली तीनों सिस्टर्स ग्रीक माइथोलॉजी की गॉडेस है, जिनका नाम है स्थेनो, यूरियल और मेडुसा। इनके पास का यूज करके वो किसी भी ह्यूमन को स्टोन में बदल सकती है। और अब वहाँ पर लीजा ने स्नेक आइज का एक फॉर्मेशन बना लिया था, जिसके बाद लीजा लिनक्यू को जबरदस्ती उसकी आंखों में देखने के लिए बता रही थी, ताकि वो एक स्टोन में बदल जाए। मगर उसी वक्त लिनक्यू माइकल की डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी मदद से वो लीजा की चाल से बच गया था। और ये देखकर लीजा काफी ज्यादा भड़क जाती है। अब वहाँ पर जितनी भी आइज बनी थी, उन सब में से स्नेक्स बाहर निकलकर लिनक्यू पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो लिनक्यू ने भी अपनी बेहतरीन तलवारबाजी दिखाते हुए इन सांपों को कट करना शुरू कर दिया, मगर वो सांप दोबारा से जनरेट हो जाते हैं। इधर लीजा एक बार फिर से लिनक्यू को जकड़ने वाली थी, मगर उतने में ही स्नोबॉल ने उस पर जंप लगा दी। उस चूहे को देखकर लीजा काफी ज्यादा भड़क गई। अब तो लिनक्यू को छोड़कर उस चूहे को पकड़ने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देती है। हालांकि वो चूहा उसे तंग करके यूजिन के पास चला गया। इधर यूजिन लिनक्यू से कह रहा था कि दोस्त, एक लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई। पता नहीं क्यों, मगर हर बार हमारी मुलाकात एक जंग के दरमियान होती है। और अब वो अचानक से एक दूसरे की तरफ जंप लगाते हुए लीजा की सांप को काटने चले गए। वहीं दूसरी तरफ बेली डूमिंग और शेन किंग्स उस थंडर वाले बंदे को हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर इनकी हर एक मूव उसके सामने फीकी पड़ गई। इधर हानशा और टीम लीडर के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा था। हानशा जीफांग से कह रहा था कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों न करो, लिनक्यू को बचा नहीं पाओगे। और अब ये लोग फाइट करते हुए सिटी के ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। हानशा कह रहा था, चलो जीफांग, एक बार और शर्त लगाते हैं, तुम्हारा लिनक्यू जीतेगा या फिर मेरी लीजा। इस बार तुम्हें पूरी तरह से श्योर हो कि तुम्हारा लिनक्यू मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूजिन ने अपने ढेर सारे चूहे लीजा के पीछे लगवा कर उसे बिजी कर दिया। मीनवाइल वो लिनक्यू से कह रहा था कि हमें लीजा की गॉगन सिस्टर्स की 3 आइज को ढूंढकर ब्रेक करना होगा, यानी कि स्थेनो, यूरियल और मेडुसा। तभी जाकर हम इस बंदी को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर वहाँ पर कई सारी आइज थी, जिनमें से 3 ओरिजिनल आइज को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए लिनक्यू से कहता है कि तुम इन सांपों को हैंडल करो और तब तक मैं उन 3 रियल आइज को ढूंढ निकालता हूँ। और थोड़ी देर में उसे स्थेनो की आँख मिल जाती है। जैसे यूजिन ने उस आँख पर अटैक किया, लीजा की आँखों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। वो समझ गई थी कि यूजिन को उसका सीक्रेट पता चल गया है, इसलिए वो सीधे यूजिन पर अटैक करने चली गई। मगर लिनक्यू बीच में आकर उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। मगर तब तक यूजिन ने लीजा की आंखों में देख लिया था, इसलिए वो पत्थर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूजिन का चूहा स्नोबॉल लीजा की बाकी बची 2 आंखों को ढूंढने में लगा हुआ था। दरअसल यूजिन ने एक एक्सपेरिमेंट करके स्नोबॉल के दिमाग में स्नेक डीमन नंदा के नर्वस सिस्टम को डाल दिया था, इसलिए वो चूहा लीजा की रियल आइज को ढूंढने में कामयाब हो सकता है। इसलिए लीजा भी उस छोटे से चूहे को कुचलने की कोशिश करने लगी। लीजा की सांप भी इस काम में उसकी मदद कर रहे थे, मगर स्नोबॉल यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए यूराल की आग भी ढूंढ लेता है। इधर लिनक्यू लीजा पर भारी पड़ गया था और इस बात की लीजा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो काफी ज्यादा भड़क जाती है। और तभी उसके हाथ स्नोबॉल लग गया। वहीं दूसरी तरफ यूजिन बड़ी ही तेजी से पत्थर में बदल रहा था। तभी लीजा अपने बहुत ही खतरनाक स्नेक का यूज कर लिनक्यू पर हमला करना शुरू कर देती है। वो कह रही थी कि कांगनान सिटी में जो भी आज तबाही मचेगी, उसकी जिम्मेदार तुम हो। लिनक्यू को भी पता था कि उसके सभी दोस्त अपनी जान पर खेल के उसे प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसने पहले ही अपने एक प्यारे दोस्त लाओ जैंग को तो खो दिया था, मगर वो ये भारी कीमत दोबारा से चुकाना नहीं चाहता। इसलिए वो बड़ी ही तेजी से उन सांपों को काटते हुए लीजा को घायल करके नीचे गिरा देता है, जिससे वो तीसरी हिडन आई भी बाहर आ गई थी। वेल इसी आग से लीजा को मेडुसा की पावर मिलती थी और तभी यूची ने बड़ी ही स्टाइल के साथ उस आग पर एक बुलेट फायर कर दी। उसके ऐसा करते ही उसकी स्टोन बनी हुई बॉडी दोबारा से नॉर्मल हो गई थी। वेल इन लोगों ने गॉर्गन सिस्टर्स की आंखें फोड़कर बस लीजा की डिवाइन रूइंस को क्रैक किया था, मगर अभी भी ये जंग खत्म नहीं हुई। अब तो लीजा अपनी मेडुसा की प्रोजेक्शन का यूज करेगी। यूजिन कहने लगा कि अब मेडुसा तुम्हें गॉड पनिशमेंट दे सकती है क्योंकि तुमने उसकी सक्सेसर को चोट पहुंचाई, इसलिए आगे अब क्या करना है ये तुम संभालो। और उतने में ही यूजिन दोबारा से स्टोन में बदल गया। इधर मेडुसा लिनक्यू से कह रही थी कि तुमने मेरा अपमान किया है तो अब तुम्हें सजा के तौर पर मौत मिलेगी। इसलिए लिनक्यू भी अपने दोनों गॉड्स की पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। गॉडेस निक्स और सेराफ माइकल इन दोनों ने अपनी सारी पावर्स लिनक्यू के अंदर डाल दी थी, जो देखकर मेडुसा बहुत ज्यादा भड़क जाती है। और तभी लिनक्यू अपनी गॉड्स की सोर्ड का यूज करके एक ही स्लैश अटैक में लीजा को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसके मरते ही यूजिन दोबारा से नॉर्मल हो गया था। ओके लिनक्यू, तुमने अपने कैप्टन के पास जाना चाहिए। फिलहाल वो यू रिवर पर हानशाओ के साथ फाइट कर रहा है, जिस पर लिनक्यू कहता है हाँ, मगर पहला मैं तुम्हारा शुक्रिया तो अदा करूँ। तुमसे मिलकर मुझे वाकई बहुत ज्यादा खुशी हुई। लेकिन तभी ने मेडुसा की आवाज आती है। वो कह रही थी कि तुमने मेरी सक्सेसर की बॉडी को ब्रेक किया, तो ये लो अब उसका अंजाम भुगतो। और तभी उसका डैगर सीधे लिनक्यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि लिनक्यू उसे डॉज तो कर देता है, मगर मेडुसा की पावर्स उसकी बॉडी में एंटर कर चुकी थी। इधर मर्लिन लिनक्यू से कहने लगा कि मेरे प्यारे डिसाइपल, तुम अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। एक गलत कदम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। और तभी लिनक्यू देखता है कि उसकी सारी डिवाइन पावर्स जा चुकी है। उसे अपने बॉडी में कोई स्पिरिचुअल पावर महसूस ही नहीं हो रही थी। साथ ही यूजिन उससे कहने लगा कि लिनक्यू, शायद वो लोग तुम्हारी फैमिली को भी टारगेट कर सकते हैं, इसलिए तुमने जल्दी से वापस जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शेन किंगजू को वो बंदा बुरी तरह से चोक करने लगा, मगर तभी उस पर एक पावरफुल अटैक हो जाता है, जो कि फोर्थ सी रन के एक बंदे ने किया था। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि कमांडर युवान थे। इधर वो बंदा अपनी थंडर की एक ब्लेड बनाकर युवान पर अटैक कर देता है, तो युवान ने भी अपनी सीरियम की पावर्स को फुल्ली एक्टिवेट करते हुए उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी। वो शेन किंगजू से कह रहे थे कि यू रिवर के पास चले जाओ, वहाँ तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। और अब उन्होंने चर्च ऑफ द गॉड के बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर दी। इधर ज़ीफंग बेहोशी की हालत में अंडर वाटर गिरने लगा और तभी उसे एक मिस्टीरियस संदूक के विजन आते हैं, जिसे एक डीमन एंटिटी प्रोटेक्ट कर रही थी। अब उस संदूक में है क्या, इसके बारे में फिलहाल तो हमें बताया नहीं गया, मगर इस संदूक को बंद रखना ही ज़ीफंग की जिम्मेदारी थी। जिसके बाद वो दोबारा से पानी से बाहर आकर सीधे हाउशान के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, मगर हाउशान ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। वो कह रहा था कि जूनियर, बड़ी ही अफसोस की बात है कि तुम अपनी फॉरबिडन रूइंस की पावर को यूज भी नहीं कर पा रहे, और उसके बिना तो तुम मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिसके बाद वो ज़ीफंग की ब्लड के डैगर बनाते हुए उस पर हमला कर देता है। उस अटैक को रोकते हुए ज़ीफंग काफी पीछे पुश हो गया था, मगर तभी वहाँ पर होंग की एंट्री होती है। होंग ने आते ही हाउशान पर मल्टीपल अटैक्स करते हुए उसे पीछे ढकेल दिया। तब तक उसके दोस्त भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। अब नाइट वॉच की टीम के खिलाफ हाउशान अकेला था, जिसके बाद ये सभी लोग उसके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। मगर हाउशान इतना पावरफुल था कि वो इतने सारे लोगों को तगड़ी टक्कर देता है। गाइस, अगर इस हाउशान के बारे में बताया जाए तो ये कुछ सालों पहले नाइट वॉच की टीम का हिस्सा था, लेकिन एक दिन वो फॉग फैली हुई जगह पर मिशन पर चला गया। उस जगह पर कुछ तो ऐसा हो गया कि हाउशान नाइट वॉच के खिलाफ होकर उसने चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के साथ हाथ मिला लिया। अब वो हवा में फ्लोट करते हुए काफी ऊंचाई पर चला जाता है, जिसके बाद उसने वहाँ पर बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म क्रिएट कर दिया। दरअसल ये हाउशान की फॉरबिडन रूइंस की पावर थी, जो कि पूरी तरह से एक्टिवेट होने पर पूरे की पूरे कांगनान सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब तो सिटी को प्रोटेक्ट करना लाजमी था, इसलिए ज़ीफंग भी उस संदूक को अनप्रोटेक्टेड छोड़कर अपने इवल फॉर्म को समन कर लेता है। गाइस, यही ज़ीफंग की फॉरबिडन रूइंस की पावर है। अब उस फॉर्म के एक्टिवेट होते ही उसने हाउशान के साथ फाइट करना शुरू कर दी। इस फाइट में अब ज़ीफंग की जूनियर इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। इधर ज़ीफंग की उस संदूक में शिवा की पावर्स थी। अगर उस पावर को 30 सेकेंड्स के अंदर दोबारा से सप्रेस नहीं किया तो पावर अनलीश होकर कयामत ला सकती थी। शिवा का रौद्र रूप इस दुनिया को तबाह भी कर सकता है, इसलिए ज़ीफंग को जल्दी से हाउशान से निपटकर उस संदूक को सप्रेस करना होगा। तो उसने बड़ी ही चालाकी से हाउशान को पावरफुल जंजीरों से जकड़ लिया, जो देखकर हाउशान ने अपनी फॉरबिडन रूइंस को फुल्ली एक्टिवेट कर दिया था, जिससे पूरे शहर में तूफान आ गया। लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। वहीं पर हम शेन किंगजू को देखते हैं, जो कि बड़ी ही तेजी
तेजी से नीचे गिर रहा था। इधर हाउशान ज़ीफांग से कह रहा था कि जूनियर, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है और शायद एक ही स्लैश अटैक भी। अगर तुम एक ही अटैक में मुझे हरा सकते हो तो ये कारनामा करके दिखाओ। तो ज़ीफांग तुरंत ही अपने फॉरबिडन रूइंस को एक्टिवेट करते हुए सीधे हाउशान की तरफ अटैक करने निकल पड़ा, मगर हाउशान का तूफान उसके रास्तों में अड़चने खड़ी कर रहा था। इधर हाउशान ये देखकर कहने लगा कि तुम अच्छे से जानते हो इस मुकाबले में मैं ही विनर बनूंगा, मगर फिर भी तुम मुझे रेजिस्ट कर रहे हो। और तभी उसे शेन किंगजू की आवाज आई। वो कह रहा था कि ज़ीफांग का तो पता नहीं, मगर मैं इस तूफान को जरूर से रोक दूंगा। जिसके बाद वो एक ही चुटकी बजाकर हाउशान के तूफान को शांत कर देता है। ये देखकर तो बंदा काफी ज्यादा हैरान था और उतने में ही ज़ीफांग ने हाउशान पर एक जबरदस्त अटैक कर दिया, जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल होकर सीधा घुटनों पर आ जाता है। इधर ज़ीफांग अपने रूइंस को डीएक्टिवेट करते हुए शिवा के कहर को दोबारा से सप्रेस कर देता है। इधर हम हाउशान को देखते हैं, जिसका कि अब पूरा लुक ही बदल चुका था। वो कहने लगा कि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं, हमारी सोल भी डैमेज हो सकती है। मगर ज़ीफांग, तुम्हारी फॉरबिडन रूइंस देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और तभी ज़ीफांग तुरंत ही जाकर उसे संभाल लेता है। इधर शहर के लोग तूफान को गायब होता हुआ देखकर खुशियाँ मना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कमांडर युवान ने उस थंडर बरसाने वाले बंदे को भी नॉकआउट कर दिया। तभी बेली ड्यूमिंग उनसे कहने लगा कि सीनियर, आप प्लीज हमें गलत मत समझना, हमने तो इस प्लेजर हाउस में बस कार्ड्स खेलने के लिए रूम बुक की थी और कसम से हमने यहाँ पर कोई गलत काम नहीं किया। वेल, हम तो यहाँ पर रुकना भी नहीं चाहते थे, मगर ये सब उस लिन क्यू का किया धराया है। इधर हाउशान ज़ीफांग से माफी मांग रहा था। वो कहता है कि मैंने ये सब तो बस जिन चिंग को बचाने के लिए किया था। वो अभी भी चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के लोगों के कब्जे में है। और तभी जिन चिंग की हेयर पिन उसके हाथ से फिसल गई। तो ज़ीफांग उससे वादा करता है कि वो अपनी टीम की मदद से जरूर से जिन चिंग को बचा लेगा। मगर तभी अचानक से कांगनान की जमीन शेक होकर पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई। चर्च का लीडर कहने लगा कि हाउशान तो नाइट वॉच को हराने में फेल हो गया, लेकिन अभी भी बाजी मेरे हाथ में है। आज तो मैं लिनक्यू से उसका सब कुछ छीन लूंगा। और अब हमें पता चलता है कि लिनक्यू के घर के पास जो डेकोरेशन करने के लिए लोग आए थे वो चर्च के लिए काम करते हैं। उनका टारगेट था लिनक्यू की फैमिली। इधर लिनक्यू भी बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगा। उसे पता था कि वो लोग इतने आसानी से उसकी फैमिली को हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके घर पर रेस्ट्रिक्शन स्पेल लगाया हुआ था। और अब लिनक्यू तेजी से भागते हुए अपने घर के पास पहुंच गया। उसके पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, तो उसे इतने सारे लोगों का मुकाबला बस अपनी तलवार से करना होगा। इसलिए वो तुरंत ही अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को निकाल कर सीधे उन लोगों की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो लोग भी उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो लिनक्यू ने अपनी तलवारबाजी के दम पर उन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर दी। उसने कई सारे एजेंट्स को घायल तो कर दिया था, मगर वो अकेला इतने सारे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता था। और तभी वो लोग उसकी तलवार झटकते हुए उसे बारी बारी पीटना शुरू कर देते हैं। लिनक्यू तो उनकी नाइफ से भी घायल हो गया था, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता। इधर लिनक्यू की फैमिली उसे मिस कर रही थी। तभी उसकी आंटी लिनक्यू को कॉल लगाती है, मगर लिनक्यू का फोन उन लोगों के साथ फाइट करते वक्त नीचे गिर जाता है। वो लोग लिनक्यू पर मुसलसल हमले कर रहे थे और अब उसने वन बाय वन उन लोगों को खत्म करना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ एजेंट्स को तो आसानी से मार देता है, मगर कुछ लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे जो लिनक्यू को तगड़ी टक्कर देने लगते हैं। इसलिए लिनक्यू ने तलवारबाजी के साथ साथ अपनी कॉम्बैट स्किल का भी यूज करना शुरू कर दिया। वो एक बंदे का सिर बड़ी ही तेजी से जमीन पर पटकते हुए उसे खत्म कर देता है। उसने ऐसे ही अपनी फाइटिंग स्किल का यूज करते हुए कुछ लोगों को तो निपटा दिया था, मगर उनका लीडर अभी भी बाकी है। वो अचानक से पीछे से आकर लिनक्यू को चोक करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ लिनक्यू की आंटी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि लिनक्यू का कॉल ही कनेक्ट नहीं हो रहा था। इधर लिनक्यू अपने सोड हैंडल का यूज करते हुए उस बंदे के मुंह पर तेजी से हमला करना शुरू कर देता है, जिससे वो बंदा फाइनली लिनक्यू को छोड़ देता है। इधर लिनक्यू जैसे तैसे सांस ले रहा था कि तभी वो बंदा दोबारा से उस पर अटैक करने आ जाता है, मगर लिनक्यू ने अपनी सोड से उसके वेपन को कट करते हुए तुरंत ही उस पर एक और अटैक कर दिया। तब तक वहाँ पर एक और एजेंट पहुंच जाता है, मगर लिनक्यू ने उसके आते ही अपनी तलवार उसमें घुसाकर उसे खत्म कर दिया। और उसी वक्त लिनक्यू के सिर पर एक जोरदार अटैक हुआ, जिसमें वो बुरी तरह से घायल होकर घुटनों पर आ गया था। और तभी उसका फोन दोबारा से बजने लगा। इधर ये दोनों भी फाइट कर करके काफी ज्यादा थक गए थे, मगर एक बार फिर से वो एक दूसरे पर अटैक करने कूद जाते हैं। इस बार लिनक्यू ने जैसे अपनी सोर्ड से उस बंदे पर अटैक किया, वो चालाकी दिखाते हुए उसकी सोर्ड को जकड़ लेता है। साथ ही उसने अपने नाइफ से भी लिनक्यू पर हमला करने की कोशिश की, मगर लिनक्यू बड़ी ही तेजी से उसके हर एक अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे वो अपनी सोर्ड का यूज करता है, उस बंदे ने दोबारा से उसकी सोर्ड को जकड़ लिया। तो इस बार लिनक्यू ने बड़ी ही तेजी से अपनी
स्वॉर्ड को पीछे खींचकर उस बंदे की बॉडी में घुसा दिया और फिर एक ही पंच मार के उसने उस एजेंट को नीचे पटक दिया था। अब तो लिंक्यू उस पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था, इसीलिए वो सीधे जाकर उसके मुंह पर पंच सीट करना शुरू कर देता है और तभी वो बंदा अचानक से ही हंसने लगा। उसकी बॉडी भी पूरी तरह से ग्लो कर रही थी, मानो थोड़ी देर में ब्लास्ट होने वाला है, जिसके बाद वो लिंक्यू को भी जकड़ लेता है, यानी कि वो खुद को एक्सप्लोड करके उसे भी मारने वाला था। इधर लिंक्यू की आंटी उसे लगातार कॉल कर रही थी और तभी लिंक्यू उसका कॉल पिक कर लेता है। वो जैसे तैसे उस बंदे के हाथों एक्सप्लोड होने से बच गया था। लिंक्यू की आवाज सुनकर उसकी आंटी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वो उसे बता रही थी कि न्यू ईयर पर हम तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। इधर लिंक्यू भी उनसे नॉर्मल होकर बात करने लगा। वो कह रहा था कि आज नया साल लगने वाला है, तो आपने डिनर में कुछ स्पेशल तो बनाया ही होगा। तो उसकी आंटी बारी बारी उसे सभी डिशेस के नाम बताने लगी। वो सारे पकवान लिंक्यू के फेवरेट थे। लिंक्यू उनसे कहने लगा कि ये सारे डिशेस तो मेरी फेवरेट है, फिर आपने ये सब क्यों बनाया? आपको तो पता है ना मैं आपसे बहुत दूर हूँ। जिस पर वो कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा कि तुम यही कहीं आसपास हो। इधर लिंक्यू भी अपने घर की तरफ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, मगर वो चाहकर भी वापस नहीं जा सकता। जिसके बाद वो अपने भाई से भी बात करता है, जिसे समहाउ पता था कि लिंक्यू आसपास ही है। वो कहने लगा कि अगर ज्यादा थक गए हो तो घर वापस आ जाओ, हम साथ में डिनर करेंगे। उसकी बातें सुनकर लिंक्यू काफी ज्यादा रोने लगा। तभी उसकी आंटी लिंक्यू के भाई से फोन छीन लेती है। वो कह रही थी कि तुम बेवजह उसे परेशान मत करो, और अब वो लिंक्यू से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगी ताकि लिंक्यू का मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। और उसी वक्त लिंक्यू को मर्लिन ने जो गिफ्ट दिया था वो अपने आप बाहर आ जाता है। इधर लिंक्यू अपनी आंटी को नए साल की विश करते हुए उस मैजिकल बॉल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर आतिशबाजी होने लगी। पूरा कांगनान सिटी नए साल को सेलिब्रेट कर रहा था। लिंक्यू ने अपने गिफ्ट का यूज करके पूरे शहर को विश की थी और उसी वक्त लिंक्यू की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी, यानी कि उसकी गॉड की पावर दोबारा से वापस आ गई थी। इधर कैप्टन को अपने ग्रुप पर मैसेज आना शुरू हो गए। ये सभी लोग एक साथ डिनर करने का प्लान बना रहे थे और तभी लिंक्यू का मैसेज भी पॉपअप होता है। वो कहने लगा कि प्लीज यहाँ मरे हुए लोगों की मेज को क्लीन अप करवा दीजिए, उसके बाद मैं भी डिनर पर आ जाऊंगा। वही दूसरी तरफ हम यूजिन को देखते हैं, जो कि अपने स्नोबॉल के साथ बैठकर आतिशबाजी को एंजॉय कर रहा था। इधर बेली टूमिंग और चावियान मिलकर कमांडर युआन के साथ सेल्फी लेने लगे। ये दोनों फुलटू दांत निकाल रहे थे, मगर कमांडर युआन के चेहरे पर एक भी स्माइल नहीं थी। और अब हमें जिन चिंग दिखाई जाती है। ये वही बंदी है जिसके लिए हानशाओ ने चर्च को ज्वाइन किया था। वो भी नए साल पर हानशाओ को मिस कर रही थी। और इधर असाइलम में युनफेई फुलझड़ी के साथ एंजॉय करने लगा। उसके साथ मर्लिन और नाइट गॉडेस भी थे, मगर इन दोनों को कोई आइडिया नहीं कि युनफेई जैसे मजे कैसे किए जाए, इसलिए वो कंफ्यूज होकर एक दूसरे का मुंह ताड़ने लगे। जिसके बाद हमें नाइट वॉच की ढेर सारी कार्ड्स दिखाई जाती है, जो कि उन लोगों को कैप्चर करने आई थी जिन्हें नाइट वॉच के एजेंट ने फाइट में हरा दिया था। इनफैक्ट अब शिन किंग्सू भी लिंक्यू की प्रीवियस टीम को ज्वाइन कर लेता है। लिंक्यू काफी खुश था कि उसे बचाने के लिए इतने सारे लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए बैटल में उतर गए। अगले दिन लिंक्यू का भाई अपनी स्कूल में एक ऐसे पढ़कर सुना रहा था, जिसमें लिंक्यू की स्ट्रगल और सक्सेस की स्टोरी थी। वो एंड में कहता है कि मेरा भाई वैसे तो बहुत ज्यादा बोलता नहीं, मगर वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास लिंक्यू जैसा भाई है। अब लास्ट में हमें दो और बंदे दिखाए जाते हैं, जो कि गॉड्स को स्ले करने के मिशन पर निकल चुके थे। अब ये लोग है कौन, इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया। और इसी एपिसोड के साथ आइसले द गॉड का सीजन 1 एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।